इसी मिट्टी के लाल हैं। मोदी जी से देश में खतरे नहीं है, गांव लेवल पर हमसे खतरा ही नहीं। भाई साहब, तो वोट देने में क्या दिक्कत है, वोट तो दीजिए आप। न इनका हिंदू में प्रभाव है, न इनका मुसलमान में प्रभाव है। इनके विधायक बनने से कुछ लोगों के मन में ज़्यादा जोश हो गया। ढाका बाजार की क्या स्थिति है पता है आपको? गणेश पूजा में क्या हुआ, मुहर्रम में क्या, 67 जगह और 29 जगह कॉमनल टेंशन हुआ। आप ही क्यों सोचते हैं कि हम विधायक हो गए अंत में रह के वो काम है 5 साल बाद चुनाव लड़ना है? 5 साल क्या करना है? खाली विधायक निधि का 2 करोड़ खर्च करना है। मैं भी विधायक था, 3 साल में 268 करोड़ का काम किया। हमसे ज़्यादा अच्छा कोई विधायक काम किया होगा, हमको वोट नहीं दीजिएगा। किरानी की तरह दौड़ना पड़ा। 5 साल के लिए मात्र मैं विधायक बना। सारे न्यायिक अधिकारी का कार्यालय ढाका में शिफ्ट कर गया। इस बार एक ही समीकरण चलेगा, विकास बनाम विनाश का समीकरण होगा। विकास के पथ पर कौन है, अब विनाश के पथ पर कौन ले गया ढाका को? ये आदमी कैसे करेगा जो 2.5 साल से सोया था, जो हिंदू मुसलमान के लिए बदनाम था। हम विधायक बने हैं, बात हो गया खत्म। मेरा टाइम जब आएगा फिर हम लड़ जाएंगे। जायसवाल विधायक होता तो 500 गरीबों का बोझ फिर कम हो गया होता। वेट कराया जाए आपके प्रतिद्वंदी विधायक से, तो क्या आप करना चाहेंगे? ढाका के जीते हुए बानिए अगर तैयार हो जाएं तो वोट मांगने दोनों कैंडिडेट हम लोग नहीं जाएं। नहीं, हमको दुख नहीं है। सवाल कोई कठिन नहीं है। सवाल कीजिए, कठिन शब्द को हटा दीजिए आप इससे। आप अभी तक राजनीति जो किए हैं, आप 3 पार्टी के साथ थे। पहले आप लोक जनशक्ति पार्टी से भी चुनाव लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव लड़े हैं और निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं। आप 2 पार्टी छोड़ दिए। और मतलब हमको जो जानकारी है, 2 बड़ी पार्टियां हैं और छोटी छोटी पार्टी होंगी, उसकी जानकारी हमको नहीं है। तो आपको इन तीनों में से कौन से मतलब फॉर्मेट में आपको अच्छा लगा? पहले ही बता चुके हैं कि हमारे घर में कोई राजनीतिक व्यक्ति पहले थे नहीं। छात्र राजनीति से आए, जिला परिषद हो गए, एक नया उमंग था, MLC लड़ गए और विधानसभा लड़े 2005 का फरवरी। हम तो चुनाव लड़ना था, अब पार्टी कोई भेटा नहीं रहा था तो समाजवादी पार्टी से लड़ गए थे। उस समय तो किसी पार्टी से जुड़ाव था नहीं, ऐसा कोई राजनीतिक व्यू भी नहीं था। लड़कपन था, उमंग था, जो भी था। वो 17,000 वोट आ गया। 6 महीना बाद चुनाव हो गया फिर दोबारा नवंबर में, तो लोजपा से चुनाव लड़ गए। उसके बाद में फिर 5 साल बाद चुनाव हुआ 10 में। तो किसी पार्टी की ज़रूरत हमको महसूस नहीं, कोई पार्टी टिकट देने को तैयार नहीं था उस समय। निर्दलीय लड़ गए, विश्वास करके लोगों ने वोट दे दिया हमको। और उसके बाद तो कहीं गए नहीं है, सीधे भाजपा में हम। मतलब हम लोग भाजपा को वोट दिए हैं। हम लोग का क्षेत्र वैसा ही था, बनावट के हिसाब से एकदम शुद्ध भाजपा को वोट हम लोग देते थे। भाजपा परिवार का ही हम लोगों का। लेकिन अब हमको लड़कपन था तो मान लीजिए हम लड़ेंगे तो हमारे गार्जियन तो हमारे साथ जुड़ ही जाएंगे ना भाई। तो धीरे धीरे करके चुनाव जीत गए। जब आप राम रहीम सेना बनाए थे तो उस टाइम आपको मुस्लिम लोग भी, हिंदू के साथ हिंदू तो सपोर्ट करेगा ही, लेकिन मुस्लिम लोग भी बहुत सपोर्ट किए थे, तो जो कि आपके चुनाव जीतने में एक बहुत बड़ा फैक्टर था, आपको फ़ायदा पहुंचाया। लेकिन आप भाजपा में आते ही वह वोट आपके खाते से खिसक गया। तो आप ये चीज़ कुछ समझने का विषय है। और राम रहीम सेना हमने इसलिए बनाया कि उस समय मतीउर रहमान साहब उस क्षेत्र पर पूरा हावी थे। अवनीश भाई चुनाव हार गए थे। मनोज सिंह जी वहाँ विधायक हो गए थे RJD से, जनता दल से विधायक RJD से हुए थे। तो कुछ गलत लोगों को बढ़ावा दिया जाता था और मेरे साथ नौजवान जुड़े थे, हिंदू के साथ साथ मुसलमान के भी नौजवान थे। और मुझे लगता था कि ढाका कोई लोग बर्बादी के कगार पर ले जा रहा है। तो इसलिए मैंने एक संस्था बनाया राम रहीम सेना, और मैंने दोनों वर्ग के नौजवानों को जोड़ के एक माहौल को कंस्ट्रक्टिव कर दिया। ठीक है, जब हम चुनाव लड़े, साइकिल छाप से लड़े फिर या घर छाप से लड़े, तो हमको मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया, कहीं तो मत नहीं है, वोट दिया। 8,000 10,000 तक वोट हमको मिला। स्वाभाविक है, जब निर्दलीय लड़े तो ये वोट 2,000 पे आ गया। क्योंकि उस समय हमारी लड़ाई मतीउर रहमान साहब के परिवार के सुपुत्र से हो रही थी, तो और वो जदयू के उम्मीदवार थे गठबंधन के और हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। तो माइनॉरिटी के लोगों को लगा कि भाई कहीं जीत जाएंगे, तो ज़्यादा वोट उधर गया। हमको 2,000 वोट के करीब में उस समय मिला। 49,000 वोट मिला था, 1,700 वोट से जीते थे। तो 47,000 हिंदू, 2,000 मुसलमान, कहीं ना कहीं तो मुस्लिम वोट का भी योगदान उसमें हो ही ना गया। हमारे जीत में हिंदू समाज का 47,000 वोट, 2,000 मुस्लिम समाज का वोट हमको मिला। तो जीत में कहीं ना कहीं
जोरन के रूप में भी तो मुस्लिम समाज का वोट कम आया ही। नहीं, मतलब ये आपको कैसे पता चला कि 47,000 हिंदू का वोट है, 2,000 मुस्लिम का वोट है? बताइए, आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में किस जात का कितना वोट है, जो राजनीति करेगा उसको तो पता रखना ही ना पड़ेगा। अगर पूरा चंदनवाड़ा गांव अगर हमको 375 वोट दिया अति छाप में, क्या नाम है, बंगला छाप में, लोजपा जब हम लड़े तो उस समय, और जब हम निर्दलीय लड़े तो वहाँ हमको अगर 70 वोट मिलता है या 100 वोट मिलता है, तो मेरा वोट वहाँ घटा कि नहीं घटा? अगर वहाँ के किसी गांव में मुस्लिम समाज का जो गांव है वहाँ जो वोट मेरा घटा पहले की अपेक्षा, तो उसी को ना घटोतरी मानेंगे हम। भाजपा से लड़े तो वो और भी घटा, क्योंकि भाजपा के नाम पर एक गलतफहमी लोगों के मन में है था, भाजपा मुस्लिम विरोधी है ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ लोगों के जहन से निकल रहा है कि भाई विरोधी होते तो मोदी जी का 10वां साल हो रहा है, कम से कम हर गांव से 10 को मुसलमान को देश छोड़ के बाहर चला जाना चाहिए था। अगर मोदी जी से खतरा होता तो 1 साल के लिए तो मोदी जी आए नहीं है, दोबारा भी आ गए और पूर्ण बहुमत में आए हैं। तो हमको तो नहीं लगता है उल्टे खाता में पैसा जा रहा है, उल्टे गैस सिलेंडर मिल रहा है, उल्टे इंश्योरेंस हो रहा है, उल्टे कोरोना का पैसा, मतलब जो भी हुआ हिंदू मुसलमान दोनों को लाभ हुआ यहाँ पे। तो इस देश में ऐसी कोई नीति भाजपा ने नहीं बनाया, या फिर कोई सरकार में ये साहस नहीं है भाई कि इस प्रकार का कोई नीति बनाए कि कोई जाति को बाहर कर दे। लेकिन राजनीति में गलतफहमी पैदा करने के लिए कुछ लोग, पॉलिटिकल पार्टियां तरह तरह की अफवाहें फैलाती है कि लोगों को गुमराह करे और गुमराह करके भाजपा से अलग करने का प्रयास करती है। इसमें सफलता मिलते आया है लोगों को, एक कौम को नाराज करने में। लेकिन हम तो वोट मांगते हैं भाई, तो हम ही बोलते हैं काम के नाम पर आप वोट दीजिए। हम लोकल आदमी हैं, जानते हैं भाई, हमको वोट दीजिए। आपको भाजपा से मन में अगर कोई बात का कष्ट है और हम निकालने में सफल नहीं हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पूरा देश में नाराज है लोग, माइनॉरिटी के लोग भाजपा से, तो हम इसी मिट्टी के लाल हैं। हम निर्दलीय विधायक रहे हैं, हम भाजपा से चुनाव लड़े हैं, हमसे तो कहीं खतरा नहीं हुआ। मोदी जी से देश में खतरे नहीं आया, गांव लेवल पर हमसे खतरा ही नहीं। भाई साहब, तो वोट देने में क्या दिक्कत है, वोट तो दीजिए आप। देखिए, जैसे अभी माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं आप, जब से भाजपा आई है हाल ही के कुछ वर्षों में ढाका में बार बार दंगा का माहौल बन रहा है। मतलब हाल ही के, तो वहीं जो हो विधायक वो नहीं, सुधार के बताइए। जब सुन लीजिए एक बार सवाल, जब मैंने यही 4-5 सालों का बात है, 4-5 साल के अंदर वहाँ पे दंगा का जो माहौल है बार बार बन जा रहा है, बार बार वहाँ पे कर्फ्यू, मतलब अन्य जो प्रशासनिक कड़ाई है उसको करना पड़ रहा है। तो इसके कारण क्या है कि बार बार ऐसा माहौल बन रहा है, और आप एक पूर्व विधायक के नाते इसको समाप्त करने के लिए, जो लोगों के मन का मनमुटाव है उसको समाप्त करने के लिए लोगों में क्या संदेश देंगे? भाई, जब हम 5 साल विधायक थे, हमारे टाइम का कुछ काम बताइए आप जिसमें दंगा हो गया हो। मैं बोला ना कि मैं कभी इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो वर्तमान विधायक हैं उसके, उन्होंने कुछ लोगों का मनोबल बढ़ा दिया। इनका नियंत्रण नहीं है कुछ लोगों पे, ना इनका हिंदू में प्रभाव है ना इनका मुसलमान में प्रभाव है। इनके विधायक बनने से कुछ लोगों के मन में ज़्यादा जोश हो गया, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं जब विधायक था मैंने इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया। 67 जगह 67, 3 साल में विधायक बनते 67 जगह हुआ, 2 साल में 29 जगह हुआ। इस 5 साल में 67 और 29 को आप जोड़ लीजिए, इतने जगह ढाका में कॉमनल टेंशन पैदा हुआ। ढाका बाजार की क्या स्थिति है पता है आपको? गणेश पूजा में क्या हुआ, मुहर्रम में क्या हुआ, अरे क्या नाम है, पूजा में क्या हुआ, मुहर्रम में क्या हुआ। गवंदरी को उठाइए, अन्य गाँव को उठा लीजिए ना आप, कहीं भी 67 जगह और 29 जगह कॉमनल टेंशन हुआ। आप विधायक थे, क्यों नहीं गए उस गांव में? आपको जाना चाहिए था शांति समिति की मीटिंग में। इस 5 साल में एक शांति समिति का मीटिंग वर्तमान विधायक ने अटेंड नहीं किया। फिर आप कॉमनल चीज को समाप्त करने में आपकी क्या भूमिका है? वर्तमान विधायक के साथ साथ सबसे बड़ी भूमिका प्रशासन की होनी चाहिए। प्रशासन प्रशासन के पास एक लिमिट संख्या है। एक थाना में 20 से 25 पुलिस वाले मिलेंगे आपको, 2-4 एएसआई मिल जाएंगे, थाना प्रभारी होंगे, इंस्पेक्टर होंगे। और कहीं कॉमनल कोई विषय पैदा होता है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? थाना। ये स्थानीय मुखिया जी, वार्ड समिति, सरपंच, पंच, जिला परिषद, विधायक, एमपी, इन लोगों के पास एक
सपोर्ट होता है। एक गांव में 800 लोग वोट देने वाले लोग होते हैं, 300 लोग, उन 300 में 50 लोग उस गांव के होते हैं जो अगड़िया होते हैं। मतलब कब इसके लिए प्रयास किया? कभी नहीं। मतलब आप खुले तौर से कह सकते हैं इसके लिए विधायक वहाँ के दोषी हैं? दोषी नहीं बोल रहे हैं, दोषी कैसे कहेंगे यार, दोषी हम कैसे कह देंगे कि दोषी हैं? लेकिन इनको इन चीज़ों से मतलब नहीं है ना, आग लग गया तो लग गया, हम विधायक बने हैं, बात हो गया खत्म, मेरा टाइम जब आएगा फिर हम लड़ जाएंगे। अरे विधायक ऐसे ही बन गए, आप विधायक बने हैं, टीचर आपको वोट दिया होगा तो उम्मीद करता होगा कभी स्थानांतरण में जरूरत पड़ेगा तो हमको मदद मिलेगा। किसान दिया होगा तो उसको है कि भाई कभी हमको खेती उती में कोई ज़रूरत पड़ जाएगा, बीज यूज का कोई काम से जाएंगे तब। क्रिमिनल मदद किया होगा तो सोचता होगा जेल जाएंगे तो ही छोड़ा देंगे। तरह तरह के लोग हैं। बच्चा मदद किया होगा तो उसको होगा कि भाई एजुकेशन में एडमिशन में मदद कर देंगे। लगेगा ना कि इनसे जब कोई काम पड़ेगा हम जिस सेक्टर में जाएंगे। तो आप जिस पद पे गए आप ये क्यों सोचते हैं कि हम विधायक हो गए तो मेरा एक ही काम है 5 साल बाद चुनाव लड़ना है। 5 साल क्या करना है? खाली विधायक निधि का 2 करोड़ खर्च करना है। मैं भी विधायक था, 3 साल में 268 करोड़ का काम किया, 2 अरब 68 करोड़ का रिपोर्ट कार्ड छपा के प्रति साल लोगों को देता था, जनप्रतिनिधियों को, रिटायर्ड कर्मियों को देता था कि पढ़िए किस गांव में क्या काम किए हैं। 2 साल मैं नीतीश जी से अलग रहा, मांझी जी के साथ जुड़ा, थोड़ी दूरी बनी थी, तो 2 साल में डेवलपमेंट मेरे यहाँ पहले की अपेक्षा कम हो गया। कहा जाता है कि ढाका विधानसभा क्षेत्र में हमेशा जो कम्युनल एंगल है, सांप्रदायिक जो एंगल है वह काम करता है। क्या इस बार भी काम करेगा? वहाँ पे कहा जाता है कि विकास का मुद्दा कम और जो सांप्रदायिकता का मुद्दा अधिक होता है। हाँ, तो जो जीते हुए हैं इनको इसी से मतलब होगा। ये इसी आधार पर फिर प्रयास कर रहे हैं वोट लेने के कि भाई हम समाज के हैं, हमको वोट दे दीजिए, हम समीकरण के हैं, वोट दे दीजिए। हम न कभी कहें कि आप मेरे समाज का है वोट दे दीजिए, न समीकरण को कहते हैं वोट देने के लिए। हम बोलते हैं कि मैं जो काम किया हूँ, 5 साल विधायक रहे हैं, उसको देखिए आप। हमसे ज़्यादा अच्छा कोई विधायक काम किया होगा, हमको वोट नहीं दीजिएगा। हमारे विधानसभा क्षेत्र में किसी माननीय विधायक ने 5 साल में हमसे ज़्यादा बढ़िया काम किया होगा, हमको वोट नहीं दीजिए। तुलना कीजिए ना, सड़क से लेके पुल पुलिया से लेके एजुकेशन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में। ढाका के लोग कोर्ट कचहरी करने सिकरहना अनुमंडल के लोग आते थे मोतिहारी में। 1972 में अनुमंडल बना ढाका, एसडीजीएम से लेके सारे लोग यहाँ बैठते थे। 5 साल के लिए मात्र मैं विधायक बना, सारे न्यायिक अधिकारी का कार्यालय ढाका में शिफ्ट कर गया। असेंबली क्वेश्चन मैंने किया था, उसके लिए मैंने प्रयास किया। 55 किलोमीटर ढाका से, मोतिहारी से दूर है रक्सौल। रक्सौल में सब ट्रेजरी नहीं खुला। 26 किलोमीटर दूर है ढाका, ढाका में सब ट्रेजरी हो गया। बगल के पकड़ीदार में नहीं हुआ, बगल के अरेराज में नहीं हुआ, बगल के चकिया में नहीं हुआ। उस समय हमारे यहाँ का डीएसपी बैठते थे करकच के घर में, गोदाम में, एसएफसी के, एसडीओ सामुदायिक भवन में। हमको उससे ही मतलब था कि मेरा अनुमंडल है, हम वहाँ के विधायक हैं, यहाँ भी एक सुंदर बिल्डिंग होना चाहिए था। 3 करोड़ 72 लाख का अनुमंडल भवन स्वीकृत कराया। किरानी की तरह दौड़ना पड़ा तो कृषि विभाग से लेकर और सामान प्रशासन विभाग तक दौड़ते थे, लेकिन बनवाया और बोर्ड लगवाया, उद्घाटन तक किया। आपने ढाका विधानसभा में काम तो किया है, इस बात को वहाँ की जनता भी बोलती है कि हाँ वहाँ आपने काम किया है, फिर भी आपको जो आपका अपेक्षा है उससे कम वोट मिला, यानी कि जो जीत का सुनहरा आंकड़ा है उससे कम वोट मिला आपको। तो इसका दुख है आपको? नहीं, हमको दुख नहीं है, इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि वोट तो हमको ज़्यादा मिला, बोकस वोट उनको ज़्यादा मिल गया। हमारे विधानसभा क्षेत्र में मैं बताया ना कि रामा देवी जी को मोदी जी के लहर में, जब हर हर मोदी घर घर मोदी पूरे देश को हम लोगों ने जीत लिया 2014 का लोकसभा चुनाव में, तो ढाका विधानसभा में रामा देवी जी भाजपा की प्रत्याशी थी लोकसभा का, उनको ढाका विधानसभा में 65,000 वोट मिला। ठीक 1 साल बाद, 6 महीना बाद 2015 में हम भाजपा से चुनाव लड़ते हैं और हमको 68,500 वोट मिला। तो हम कैसे कह लेंगे कि भाई वोट हमको कम मिला? हमको तो 3,500 ज़्यादा वोट मिला। मतलब मेरे पार्टी पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर, लोगों को ज़्यादा विश्वास हुआ। मेरा वोट 3,500 बढ़ गया, 49,000 से बढ़ के 10 से 20,000 वोट मेरा बढ़ गया। उनको ज़्यादा बोकस वोट मिल गया। और हमारे जो वोटर्स थे वो बोकस पुल करते नहीं हैं, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो हमको वोट देते हैं वो बेचारे एकदम ईमानदारी पूर्वक अपना 1 वोट गए दे के चले आए। उनके साथ जो लोग थे वो अपना 1 के बदले 10 दिए, तो उस समीकरण में जीत गया। इस बार वो समीकरण चलने वाला नहीं है, निश्चिंत रहिए एकदम। वानी नहीं हम लोग एकदम, इस बार कोई समीकरण चलने वाला नहीं है। इस बार एक ही समीकरण चलेगा, विकास बनाम विनाश का समीकरण होगा।
विकास के पथ पर कौन है, अब विनाश के पथ पर कौन ले गया ढाका को। विकास के पथ पर अगर पवन जायसवाल ढाका को बढ़ाया होगा तो जीत पवन जायसवाल की होगी। विनाश के पथ पर अगर वो श्रीमान ले गए होंगे तो एकदम एक समीकरण याद कर लीजिए आप। अभी 2019 में चुनाव हुआ लोकसभा का, रामा देवी जी को 1,01,000 वोट मिला ढाका विधानसभा में। मैं विधानसभा का प्रत्याशी था, हमको पूरे लोकसभा में वोट वृद्धि की बात आप छोड़ दीजिए। ढाका विधानसभा में 65,000, 68,000 और 4 साल बाद, मतलब मेरे चुनाव के 4 साल बाद लोकसभा हुआ तो 1,01,000 वोट रामा देवी जी को बढ़ा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि देश स्तर पर मोदी जी ने, राज्य स्तर पर मतलब हमारे मोदी जी, भाजपा के नेताओं ने, मतलब आप नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं मानते हैं? सुनिए ना, गठबंधन बीच में टूटा हुआ था ना, नेता कैसे नहीं मानेंगे। अभी मुख्यमंत्री सबके सम्मानीय है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ समझ लिया जाए कि ऊपर में मोदी जी ने, नीचे में ये मोदी जी। फिर जब गठबंधन हो गया भाजपा से 2 साल पहले जदयू का, तो उन चीज़ों को आप देख लीजिए। और बिहार की सरकार ने जो काम किया उसको, और नीचे लेवल पर हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों का कितना दिल जीता होगा कि आप अनुमान कर लीजिए कि 4 साल में वोट बढ़ के कितना हो गया, 68,000 से 1,01,000 हो गया, मतलब 33,000 वोट बढ़ा। और 18,000 वोट को पूरा करके, हमारे हार के अंतर को पूरा करके, तो इस बार तो मेरे समझ से 18,000 से हार के आंकड़ा को 36,000 में बदलने में तो कोई दिक्कत हमको नहीं दिख रहा है। लेकिन सर, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में काफ़ी अंतर होता है। वहाँ पे आपको प्रधानमंत्री चुनना है और 2014 में और 2019 में, मतलब मीडिया या लोगों के द्वारा जो कहें आप, एक मोदी का वेव था, लहर था, काम का कारण था। क्या पवन जायसवाल जितना बात का ही बिना काम का बात हमको लग रहे हैं बोल रहे हैं? नहीं, तो विधानसभा स्तर पे बोल रहे हैं ना, हमारे साथ मोदी जी ऐसा फेस है देश स्तर पे, हमारे पास राज्य में नीतीश कुमार जैसा फेस है, और ढाका विधानसभा में मेरा किया हुआ काम है। आप बताइए, और किसी के पास केवल नाम है, बैनर है, सिंबल है किसी पार्टी का, और मेरे पास काम का बैनर है केंद्र में, राज्य में और क्षेत्र में। तो जब विकास के नाम पर वोट मिलेगा तो मेरे साथ 3 तरह का वोट मिलेगा। मतलब हम लोगों के यहाँ अभी ऐसा माहौल बन गया है कि आपको डायरेक्ट जो है विधायक को और एमपी को लोग कम वोट देता है, सीधे अमेरिका के प्रेसिडेंशियल चुनाव टाइप, सीधे आप प्रधानमंत्री को वोट दीजिए या मुख्यमंत्री को वोट दीजिए। तो इससे आपको क्या लगता है कि जो विधायक हैं, काम करने वाले विधायक हैं, उनको इससे नुकसान हो रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, हम इसके उदाहरण हैं कि मैंने काम के बल पर ही निर्दलीय विधायक का चुनाव जीता था। चूँकि हम जिला परिषद के मेंबर थे, मैंने अपने जिला परिषद क्षेत्र में बेहतर काम किया, लोगों से अच्छा संबंध रखा, इसलिए हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। हम विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे और विकास के नाम पर ही हम जीतने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मेरे साथ 3 तरह की बात होगी, केंद्र में, राज्य में और विधानसभा क्षेत्र में भी। तीनों स्तर पर काम करने वाले लोग ही हैं, इसलिए विकास पर बात होगी, विकास पर चर्चा होगी और विकास पर खिंचाई भी होगी। फुलवरिया घाट पुल के बारे में जो आपने बताया, जो कि भारत और, अगर देखा जाए एक तरह से भारत और नेपाल को जोड़ती है, वह पुल काफ़ी ढाका के लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरत वाला पुल है। कहा जाता है वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा कि वह आपके और वर्तमान विधायक के रंजिश के कारण उसका काम रुक गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप बता दीजिए हमको कि वो पुल का निर्माण शुरू कब हुआ था? वो तो आप ही के कार्यकाल में शुरू हुआ था। पूजा कौन किया था, भूमि पूजन कौन किया था? भूमि पूजन तो आप ही ने किया, ठीक है, लेकिन किसके टाइम में निकला? काम मतलब पूरा होने से होता है। काम हम राजमिस्त्री तो है नहीं। आप मान लीजिए हम विधायक हैं, आप विपक्ष में नहीं, मेरे टाइम में विपक्ष में है, आपको करवाना पड़ेगा, काहे कि आपके जनता का स्वार्थ सीधे जुड़ा हुआ है। हटा हुआ था और चंदा हमसे लेना होता तो बोलते जीतल विधायक कि भाई आपका गांव है, कुछ चंदा दे दीजिए, लाख रुपए हम देते उसमें। मेरा कहना है कि भाई जब हम विधायक थे तो मैंने उस पुल का पूजा भूमि पूजन किया, रामा देवी जी थी, हम थे, मोतीलाल जी थे, मैंने उस काम को शुरू किया। बॉर्डर एरिया के पुल को बलुआ गुआवाड़ी से खींच के मैंने फुलवरिया घाट पर लाया उस पुल को। उसके लिए मेरे ऊपर हाई कोर्ट में केस हुआ। वहाँ के बलुआ गुआवाड़ी के वर्तमान मुखिया ने मतलब मेरे ऊपर CWJC फाइल किया, PIL फाइल किया हाई कोर्ट में। महान विधायक
तो इसके लिए दोषी हैं, उनसे भी इसका सवाल किया जाएगा। लेकिन सरकार उनका था, उन्होंने कुछ नहीं। लेकिन 2.5 साल बाद आपने 2.5 साल बाद सरकार बन गई भाजपा जदयू का, ठीक, रमा देवी जी सांसद बने, उसके बाद भाषण दे के क्षेत्र में घूम के माइक लगा के कि हमारी सरकार बन गई, 3 महीना में इस पुल का रीटेंडर कराएंगे, और 3 महीना में हम लोगों ने इस पुल का रीटेंडर करा दिया। अखबार में विज्ञापन आया, रीटेंडर हुआ, टेंडर गिरा। जब टेंडर गिरा तो पुराना ठेकेदार जिसका टेंडर था उसने फिर हाई कोर्ट में केस किया कि मेरा पेमेंट होवे नहीं किया, तो रीटेंडर क्यों हो गया। कोर्ट का मामला है, जुडिशियल मैटर है, फंसा हुआ है। लेकिन उस 2.5 साल में ऐसा कोई मैटर नहीं था, वो काम करना चाहिए था। हमारे पर मुखिया ने केस किया, मान लीजिए वर्तमान मुखिया अतीक भाई ने किया था, उस केस खारिज हुआ। अतीक भाई से पूछ सकते हैं आप कि उन्होंने PIL किया कि नहीं किया, कहिए, डॉक्यूमेंट हम देंगे। तो मैं कैसा विधायक था कि उस पुल के लिए केस तक झेला, और आज के विधायक जी कैसा थे कि जाके वकील से भी नहीं पूछे, न सेक्रेटरी से पूछे कि पुल क्यों नहीं बना। अब मैं अपना घर का भी पुल शुरू किया और उनके घर का भी पुल शुरू किया, फुलवरिया घाट भी मैंने शुरू किया और जमुआ घाट भी मैंने शुरू करा। वो कहाँ शुरू किए, एक पुल का नाम बता दे पूरे क्षेत्र में। हमारे टाइम में भगवानपुर बकरी का पुल बना, मेरे टाइम में झरोखर का पुल बना, मेरे टाइम महादेव टोला का पुल बना। इनके टाइम में कहाँ का पुल बना। एक पुलिया का जगह बताया ना कि इनके शायद टाइम में एक पुलिया बन गया। तो मेरा कहना है कि देखिए, सारी जिम्मेवारी मैं कैसे ले सकता हूँ। मेरे हाथ में जो चीज़ था, हमारी सरकार बनी, नंदकिशोर यादव जी मंत्री बने, जदयू गठबंधन की सरकार बनी, मैंने रमा देवी जी को लेके सेक्रेटरी से मिला, मंत्री से मिला, रीटेंडर कराया। प्रक्रिया कोर्ट में केस है भाई, तो आप मीडिया के लोग हैं, कहिए, आपको हम उसका डॉक्यूमेंट दे देते हैं कि भाई जो वर्तमान ठेकेदार है राजेश गर्ग, वो केस किए थे कि मेरा पेमेंट क्यों नहीं हुआ, 1 करोड़ 68 लाख मेरा बकाया है। हाई कोर्ट ने स्टे किया। अब ईश्वर को भी मन में था कि भाई जब पवन जायसवाल इसको शुरू किया, 2.5 साल 3 साल हाई विधायक कुछ नहीं किया, तो इसका शिलान्यास पवन जायसवाल किया, तो इसका उद्घाटन भी पवन जायसवाल को मौका मिलना चाहिए। हमको अपना ही लग रहा है। मतलब आपका मुख्य, अगर चुनाव जीतते हैं तो आपका मुख्य प्रायोरिटी है कि उस पुल को बनवाया जाए। हाँ, जैसे हम जीतेंगे तो वैसे तो आपको समझ में आएगा क्या होगा, लेकिन हमको लगता है कि ईश्वर को ये महसूस हुआ कि पवन जायसवाल ने इतना श्रद्धा से उस पुल का काम शुरू कराया, छत लेवल तक ले गए, केस झेले, इतना किए, आयु उद्घाटन ये आदमी कैसे करेगा जो 2.5 साल से सोया था। इसीलिए उद्घाटन में हमको सहभागिता मिले। आपका एक कार्यक्रम है सामूहिक विवाह का, काफ़ी राज्य, मतलब चंपारण का क्या कहा जाए, पूरे राज्य में फेमस है, लेकिन उसके आंकड़ों के बारे में कहा जाता है कि उसमें जो आंकड़ा दिया जाता है उससे कम विवाह होता है। इसके बारे में क्या बताएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा बताइए, ब्याह के आधार पर वोट मिलता है क्या? अच्छा, हम लोगों से तय कह के विधायक बने थे क्या कि हम जीतेंगे तो ब्याह कराएंगे? ऐसा तय भी नहीं किए थे। हम विधायक बन गए तब हमने सामूहिक विवाह शुरू किया और घोषणा किया कि शादी कराएंगे। हमको लगा कि लोगों ने दल को छोड़ दिया और दिल से हमको वोट दिया, जाति पार्टी को छोड़ दिया था, दिल से वोट दिया था। तो मैंने भी तय किया कि हमको एक ऐसा काम करना चाहिए जो दूसरा कोई नहीं कर रहा, इसलिए मैंने सामूहिक विवाह शुरू किया। 375 शादी हुआ, 32 निकाह हुआ, उसमें 11,000 का चेक, 30,000 का सम्मान, उतना धूमधाम से शादी। हेलीकॉप्टर से मंत्री आते हैं, 102 को मंडप बनता है, 102 को पुजारी रहते हैं। ढाका जो हिंदू मुसलमान के लिए बदनाम था, उसी ढाका के मैदान में 50,000 से ज़्यादा लोग एक बार में फील्ड में है, और एक तरफ कुरान के आयतों से निकाह हो रहा है, दूसरी तरफ गायत्री मंत्र चढ़ाए शादी हो रहा है, और किसी को तूतू मैं नहीं हुआ। मैंने फिजा तैयार किया था ढाका में कि लाखों की भीड़ में तूतू मैं किसी को नहीं हुआ। और पवन जायसवाल विधायक होता तो 500 गरीबों का बोझ फिर कम हो गया होता। जो आदमी आज विधायक है, इसके टाइम में एक निकाह भी नहीं हुआ, शादी तो आप छोड़ दीजिए। मैं विधायक होता तो 1.25 लाख लोगों को साड़ी बांटता 5 साल में, 25,000 पर साल, 1.25 लाख लोगों महिलाओं तक साड़ी जाता। इस आदमी के टाइम में चॉकलेट लेके कभी गांव में नहीं गया कि भाई कोरोना में कोई बच्चा जो है रोता होगा, खाना नहीं बना होगा, तो कम से कम बच्चा को चॉकलेट दे दे। कोरोना में, जो कोरोना का काल है, वैश्विक महामारी में आपने बहुत सारा काम किया है। मतलब पूरे ज़िले में आपका, हमने भी देखा है, आपका सैनिटाइजर का जो छिड़काव है पूरे ज़िले में हो रहा था, और आपके वर्तमान विधायक जी इस पे चुप थे। तो हम समझ नहीं, चुप नहीं थे, मतलब आपके उतना एक्टिव नहीं थे। आप
जानकारी नहीं होगी आपको इसके बारे में, बता देते हैं। जैसे हमने गांव को सैनिटाइज कराया, 24 को लॉकडाउन हुआ, 26 तारीख से मैंने शुरू करा दिया। हम गोरखपुर से 5 मशीन ऑटोमेटिक, 5 टंकी 2000 लीटर का मंगाया, 100 छोटा मशीन मंगाया, सैनिटाइज शुरू कर दिया। 4400 लोगों के खाता में पैसा भेजा, 10,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया, 15,000 पैकेट भेजा ढाका घोड़ासान के क्वारंटीन सेंटरों तक। इनको जब लगा कि भाई जी हारा हुआ विधायक ये कर रहा है, इनके लोग कहते होंगे इनको, तो इनको लगा कि हमको भी कुछ करना चाहिए। किसी ने जिज्ञासा पैदा किया होगा माननीय जीते माननीय को, तो इन्होंने सीधा साधा एक रास्ता निकाला कि कैसे करें हम सैनिटाइज। तो ढाका में पैखाना साफ करने वाला, शौचालय साफ करने वाला टंकी है, नगर परिषद में होता नहीं है, देखें यहाँ भी नगर परिषद में है, भाड़ा पे जाता है। इन्होंने शौचालय साफ करने वाला टंकी को नगर परिषद से अपना ले लिया फ्री ऑफ कॉस्ट में, चूंकि भाई विधायक हैं, और उसको हरा रंग से पेंट करा दिया और उसी पर अपना नाम लिख दिया कि सैनिटाइज कार्य फलना के सहयोग से। और वही शौचालय के टंकी से पूरा ढाका घोड़ासान में क्या पता क्या छिटवाए, मुझे नहीं पता, कराए। लेकिन तब आप जब जानते थे वो शौचालय की यूज का सामान है और नगर परिषद का है, तो इसमें आप निजी नहीं समझे। अब उसको क्या किए कि फिर जब जाइएगा तो टंकी पर से वो नाम हट गया है और उस पर प्लेन होके खाली हरियर रंग का वो टंकी बचा हुआ है, शौचालय वाला नाम उस पर हट गया। लेकिन आप मेरे यहाँ आए हैं, सामने ये जो घर देख रहे हैं ना, जाके वहाँ ले लीजिएगा, वहाँ 5 गो मशीन लगा हुआ है जिसे छिड़काव हुआ था। ठीक राइट साइड जहाँ मंदिर देख रहे हैं ना, वहाँ देखिएगा वो टंकी पड़ा हुआ है जो नया खरीद के छिड़काव का काम कराते थे। अंदर में जाइएगा तो उस 100 मशीन जो था उसमें से 70-80 मशीन अभी भी पड़ा हुआ है। तो मैंने श्रद्धा से किया था, हमको कोरोना फैलाना नहीं था, हमको कोरोना से बचाव करना था, इसलिए मैंने ओरिजिनल व्यवस्था किया था कि जो चीज़ हो सकता है संभव वो काम मैंने किया, हमको नाम नहीं कमाना था। एक लास्ट सवाल आपसे लेंगे, अगर विकास के काम पे अगर डिबेट कराया जाए आपके प्रतिद्वंदी विधायक से, तो क्या आप करना चाहेंगे? सब हम तो ये चाहेंगे, पूरे हिंदुस्तान का हमको नहीं मालूम, ढाका के लोग अगर तैयार हो जाएं, ढाका के जीते हुए माननीय अगर तैयार हो जाएं, तो वोट मांगने दोनों कैंडिडेट हम लोग नहीं जाएं। हम लोग हर पंचायत में एक जगह मंच लगे, वहाँ हम दोनों आदमी बैठें और उस पंचायत का लोग सवाल करें हम लोगों से, जो बढ़िया जवाब देगा वहाँ के लोग उसको वोट दें। 2 लोग हम लोग रहें, बाकी मीडिया के लोग रहें, गांव के लोग रहें। क्वेश्चन कर लें कि कौन आदमी में कितना टैलेंट है, कौन आदमी इस क्षेत्र के लिए क्या किया है 5 साल में, क्या योगदान है बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति, बूढ़ों बुजुर्गों के प्रति, क्षेत्र के प्रति। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर इतना पैर को कष्ट दे कि पैर में पूरा पड़ने से फायदा क्या है। तो ये थे ढाका विधानसभा के पूर्व विधायक पवन जायसवाल जी, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया है हमारे सभी सवालों का, और हम शुभकामना देना चाहेंगे कि आप अगली बार चुनाव जीते और बेहतर मत से जीते। धन्यवाद।